वेलकम बैक है दोस्तों अगेन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैक बोर्ड में क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए उनका केमिस्ट्री का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 11 और ये विषय रसायन शास्त्र। समय आपको मिलेंगे 1 घंटे, फुल मार्क्स है आपके लिए 40। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसी का एक्सप्लेन करके डिटेल में इसके सॉल्यूशन में जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को चलो शुरू करता हूँ। एक रिक्वेस्ट आपसे और रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत डिटेल में करके यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं और हर कुछ बताते हैं क्लास 11-12 के बच्चों के बारे में। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगी, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आप शुरू करते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या है आपका मॉडल सेट। क्वेश्चन है 1 हमारा पूछ रहा है कि 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद है। एक दोस्त ने हमें कहा था कि हिंदी में भी पढ़ा करिए, तो उनके लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। ठीक है, तो चलो बेसिकली आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए आपको ले चलता हूँ पेज पे। ठीक है, तो चलो पेज पर। तो दोस्तों हम आ गए अपने पेज पर। यहाँ देखो 1260 हमें इसमें बेसिकली पूछा है ना कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप इसका एक रूल याद रखना हमेशा, ये रूल लिख लो, आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं। रूल क्या है? पहला नंबर रूल देखो, ऑल नॉन जीरोज नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे हमारा इसका मतलब हुआ जो 1260 दिया है ना, इसमें नॉन जीरो नंबर क्या है, यही तीनों हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। और क्या है, एक सवाल और बोला है, मतलब सवाल नहीं, ये रूल है कि जीरोस राइट आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। मतलब डेसिमल के बाद राइट में जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये 1260 दिया है, मान लो ये 1260 नहीं रहता, ऐसे करके 00 ऐसे रहता। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है, बट जो 1260 दिया है ना, तो ये अनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है बेसिकली। तो सिग्निफिकेंट हमारा कितना है, सिर्फ ये है हमारा नॉन जीरो नंबर आर इनसिग्निफिकेंट। तो कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या निकाला था, आंसर निकाला था हमने 3, तो 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन दिस नंबर 1260। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH3COOH यौगिक CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। ये बेसिकली हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है, तो इसके लिए हमें पेज पर चलना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं फिर से पेज पर। दोस्तों हम आ गए अपने पेज पर और यहाँ देखो लिखा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH3COOH। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको इसमें दिख रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप इसमें काउंट करो कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसके आगे जो 1 1 है तो कितना है, 1 2 2 कार्बन, 1 2 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया। अभी आपका आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसे काटना है। देखो हमको पता है ये 2 से जा रहा है, 2 से अगर हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो हमारा नीचे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला EF लिख रहा हूँ मैं इसे। ये जो हमारा C1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, H2 और O, यही होगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। आंसर लाया था, क्या लाया था हमने आंसर, CH2O इज आवर राइट आंसर, CH2O। इफ यू हैव 300 ml of 1.5 molarity of NaCl, how many ml of 4.5 molarity of NaCl you can make। ठीक है, यदि आपके पास 1.5 NaCl का 300 ml है तो आप 4.5 मोलर NaCl में कितना ml बना सकते हैं। तो इसके लिए अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हमें पेज की जरूरत पड़ेगी। तो चलो अगेन हम पेज पर चलते हैं। दोस्तों हम आ गए अपने पेज पर। यही था हमारा M1 हमें दिया था 1.5 m, वॉल्यूम V1 मतलब वॉल्यूम है, ये 300 ml दिया था। M2 हमें 4.5 m दिया था। V2 हमें निकालना था। तो बेसिकली यहाँ जो हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है उसे हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। ठीक है, यही हमारा यूज होने वाला है। तो चलो डाइल्यूशन फार्मूला लगा देता हूँ, बहुत इजी सवाल है, तुरंत बन जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 हमारा कितना है 1.5 ml, M है सॉरी वॉल्यूम है हमारा 300 ml, M2 है हमारा 4.5 और हमें V2 निकालना है। बस काट पिट कर दो, आ जाएगा राइट आंसर।
ये हमने डाटा पुट कर दिया, देखो 1.5 को 15/10 लिख दिया, 300 को 300, 4.5 को 45/10 लिख दिया, V2 को V2। ये देखो इक्वल टू का साइन है, तो ये जो हमारा ना नीचे नीचे कट जाएगा, ठीक है। और आप इसे काटोगे तो 15 से 15 तिया 45, तो ये हो गया हमारा 300 इज इक्वल टू 3V2। तो आप 3 से इसे काटेगा 100 बार में, तो हमारा V2 आ जाएगा 100 क्या ml। तो 100 ml इज आवर राइट आंसर। आंसर हमने निकाला था 100 ml, तो 100 ml ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो चलो बता देता हूँ। इसके लिए अगेन हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, तो चलते हैं पेज पर। दोस्तों आ गए हम अपने पेज पर, ठीक है। तो बेसिकली जब आपको बोले नंबर ऑफ एटम निकालें, तो आप सबसे पहले मोल निकालोगे और मोल को एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं, मोल ऑफ 1 ग्राम AU। AU मतलब गोल्ड होता है, तो निकालते हैं इसका क्या होगा। तो मोल का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा गिवन मास बाय एटॉमिक मास। गिवन मास हमारा 1 ग्राम है और एटॉमिक मास AU का होता है हमारा 197। तो हमारा मोल कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल N से डिनोट करते हैं ऑफ AU। तो मैं इसे AU नीचे में लिख देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा गिवन मास कितना है, 1 ग्राम बटा 197। तो ये हमारा आ गया मोल, ठीक है। और इसे नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए हम इसे Na से गुना कर देंगे, तो Na होता है हमारा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, आप अभी मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें, 1 ग्राम AU में। तो 1 ग्राम हम Na में भी सेम तरीके से कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिए 1 ग्राम Na का, मतलब सोडियम का कितना 1/23। ठीक है, अब अगर हमें इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए तो इसमें अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 का पावर 23 में। ठीक है, अब हम चलो निकाल लेते हैं 1 ग्राम लिथियम का। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिथियम, हमारा इतना मोल होता है 1/7। और अगर हमें इसमें चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसमें अगेन हम उस 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से इंटू कर देंगे। तो चलो एक मैं आपको बात बताता हूँ, इतना तो आ गया। तो एक मैं बात बताता हूँ कि मान लो x/y कुछ भी होता है, ठीक है। तो ये जो y अगर जितना बड़ा हो जाएगा ना, मान लो ये कोई नंबर है p इज इक्वल टू x/y, ये जितना बड़ा होता है ये नंबर उतना कम हो जाता है, समझ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम लॉजिक लगाना है, यहाँ देखो 1/97, 1/23, 1/7। तो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कितना है 197, तो मतलब ये कम हो जाएगा, तो ये सबसे कम पार्टिकल है। नीचे सबसे कम है यहाँ पे 1/7, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा हो जाएंगे हमारा 1 ग्राम लिथियम में। ठीक है, 1 ग्राम लिथियम में। मैंने चौथे ऑप्शन को नहीं सॉल्व किया, वो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व करना। बट आंसर यही है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो हमने आंसर लाया था 1 ग्राम ऑफ लिथियम, तो दिस इज आवर राइट आंसर, सी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ब्रोमीन 3580। ठीक है, तो मैं आपको इसको 2 तरीके से बता देता हूँ, एक ट्रिक से और एक ऐसे ही। तो इसके लिए चलो पेज पर चलते हैं। तो ये था हमारा सवाल, ब्रोमीन 3580 में हमें बताना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप यहाँ देखो, ये बेसिकली एक न्यूट्रल एटम है। तो ये जो होता है ना, ये नीचे वाला, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। जब कोई न्यूट्रल एटम होता है तो ये होता है एटॉमिक नंबर, होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसी के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 35। और ये न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में नियम होता है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये भी हो जाएगा 35। और हमारा ये मास नंबर में से हम घटा देंगे, 80 - 35 कर देंगे, अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये घटाने पे हमारा आता है 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45, 35 45 इज आवर राइट आंसर। और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा, तो जिसमें बराबर होगा वही जाएगा राइट आंसर। तो यही हमारा राइट आंसर हमने निकाला था 35 35 45, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 1 kg
0.1 kg सॉरी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए अगेन चलते हैं पेज पर, सॉल्व करते हैं इसे। आगे अपने क्वेश्चन पे, हमें क्वेश्चन में मास दिया गया था 0.1 kg, वेलोसिटी हमारा था 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमें इसका वेवलेंथ निकालना था। ठीक है, तो आपको पता होगा वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी को आप मोमेंटम भी बोल सकते हो। ये लैम्डा हो गया, ये हमारा एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्लैंक कांस्टेंट, चलो वैल्यू बैठा देते हैं, हम सबका वैल्यू पुट करते हैं धीरे धीरे। ये कर दिया हमने वैल्यू पुट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर 34 -34 सॉरी। और उसके बाद हमने ये मास तो हमारा जो दिया था 0.1 kg, यहाँ पे देखो 0.1 kg है, तो ये हमने बैठा दिया। वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी, तो हमने ये वेलोसिटी हटा दी। अब ये देखो, ये पॉइंट को अगर उड़ाओगे तो यहाँ पे 10 बैठ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये 10, तो ये 10 से ये 10 चला जाएगा, हमारा आंसर बच जाएगा 6.626 इंटू 10 का पावर -34। लेमडा है तो लेमडा एक लेंथ होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। इज राइट आंसर। हमने आंसर लाया था 6 नंबर क्वेश्चन के लिए, हमने आंसर लाया था 6.626 इंटू 10 का पावर -34 इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, द सीरीज ऑफ द लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो भाई देखो, ये तो रट्टा वाला सवाल है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। ये होता है हमारा बामर सीरीज। ठीक है, तो बामर सीरीज होता है ये, तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये होता है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर से कोई मतलब नहीं है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 9 नंबर सवाल है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। ठीक है, इससे पूछा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा। तो आप याद रखें, फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर n²। एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का मान लो, इसको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल को अगर मान लो मैं x मान लूँ, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल x इज इक्वल टू होता है n²। ठीक है, जितना ये दिया होगा ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका स्क्वायर कर दो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो n कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलो 9। नेक्स्ट सवाल हमारा 10 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। क्वेश्चन हमसे पूछा है ना कि CH4 से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है मैं बता दूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीसीज होती है, 2 डिफरेंट स्पीसीज, अगर उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो चलो इसके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगेन पेज की, तो चलो चलते हैं पेज पर। हम आ गए अपने पेज पे। इसमें हमें ये CH4 जो है मीथेन इसे कहते हैं। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें पूछा कि इससे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है इसमें कौन सा वो स्पीसीज है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएंगे, कार्बन में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6, हाइड्रोजन में होता है 1, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 से गुना कर देंगे, तो टोटल हमारा आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ऑप्शन में ध्यान दो, सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये तो गया। आर्गन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 18, तो ये भी गया। मैग्नीशियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 12, तो ये भी गया। ये हो जाएगा राइट आंसर। नियोन में होता है हमारा 10, तो 10 इज राइट आंसर। तो हमने ऑप्शन लाया था नियोन को, तो नियोन इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलो 11 नंबर सवाल है हमारा। क्या 11 नंबर सवाल है हमारा, आउट ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन विच एलिमेंट हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये भी भाई देखो एक फैक्चुअल डाटा का क्वेश्चन है, ये भी याद रखना पड़ेगा कि देखो इसका आंसर ना क्लोरीन होता है। ये डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। 12 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। निम्नलिखित में से किस स्पीसीज का, देखो यहाँ स्पीसीज, इंग्लिश में भी स्पीसीज, हिंदी में स्पीसीज का आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो आप एक बार जाना, आपको यहीं पे बता देता हूँ, जितना ज़्यादा पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, तो वो उतना छोटा होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव साइन होगा वो उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो आप अब इसमें देख लो। हमसे पहले क्या पूछा है, हमसे पहले पूछा था लार्जेस्ट,
मैंने क्या बताया था, नेगेटिव साइन होगा तो लार्जेस्ट होगा, बट ये नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर स्मॉलेस्ट पूछा था, जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव साइन उतना ज़्यादा ये होगा छोटा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा हमारा सबसे छोटा, ठीक है। तो लास्ट में एल्युमिनियम 3+ आना चाहिए, लास्ट में एल्युमिनियम 3+ यहीं पे है, यही जाएगा राइट आंसर। और देखो मैग्नीशियम, ठीक ये तो हो गया ऐसे ही। अगर आपको ऐसे बता दूं, अगर आप अभी सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2 को कंसीडर करोगे, एक सेकंड, तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव साइन होगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो मैग्नीशियम 2+ में 2 पॉजिटिव में कौन बड़ा हुआ, मैग्नीशियम। अब आप इधर एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव को कंसीडर करोगे तो छोटा कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। तो यहाँ और मैग्नीशियम एल्युमिनियम से वैसे भी छोटा है, तो हमारा बड़ा हो गया मैग्नीशियम, छोटा हो गया एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है, तो जिसमें और हमें बाद में पूछा था स्मॉलेस्ट, तो जिसमें बाद में एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव होगा वो होगा राइट आंसर। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जिसमें है वो हो गया राइट आंसर। चलो चलते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। 13 नंबर सवाल है हमारा, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक इज। तो अब अगेन ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, अब इसमें मैं सॉल्व करके क्या दिखाऊं। तो ये होता है हमारा N1 - D, ठीक है, से लेकर 10 NS12 होता है। तो आप देख लो, ये देखो N-1 × D 1 से लेकर 10 और NS1 से लेकर 2, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर सवाल है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2। अगेन इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पेज की, तो चलो चलते हैं पेज पर। क्वेश्चन BeCl2, ठीक है। तो इसमें हम पूछा था बेसिकली डाइपोल मोमेंट बताइए। तो आपको पता है क्लोरीन और बेरिलियम में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ भी आएगा पार्शियल नेगेटिव क्योंकि ये ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो कम नेगेटिव से ज़्यादा नेगेटिव की ओर तरफ वेक्टर जाता है, तो हमारा वेक्टर इधर जाएगा एक, और एक वेक्टर हमारा इधर जाएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, और इक्वल है तो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगे, तो ये कट जाएंगे, मतलब लास्ट में आ जाएगा 0। तो हमारा डाइपोल मोमेंट हो गया 0। डाइपोल मोमेंट हमने निकाला था 0, तो 0 लेट्स टिक 0, 0 हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज। तो इसके लिए भी हमें पेज की जरूरत पड़ेगी, चलो चलते हैं पेज पर। तो अपने आ गए पेज पर, हमसे क्वेश्चन पूछा था बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप पहले O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक में इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो 2 में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 × 2 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हम लोग ये बनाएंगे, ये लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग इसका, लिखते हैं MOT से, अकॉर्डिंग टू MOT हम लोग इसका कैसे लिखते हैं, हम लोग इसे लिखते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं 2px2 पाई 2py2। अब यहाँ जगह नहीं बचा तो मैं यहाँ वापस लिख लेता हूँ, इधर से लिख लेता हूँ, पाई 2p2 फिर स्टार पाई 2py1 इज इक्वल्स टू स्टार पाई 2pz1, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे करके लिखते हैं इसका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू तो MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब हम निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू होता है 1/2 NB - NA। तो NB बेसिकली जो स्टार लगा हुआ होना है, तो उसमें कितना ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप गिन लो, तो आपको पता चलेगा कि 1/2 जिसमें स्टार लगा हुआ है वो है 10, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है वो है 6, तो ये हमारा आ जाएगा 4/2 इज इक्वल्स टू 2। तो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज 2। हमने आंसर निकाला था 2, तो 2 को टिक कर दें। चलिए बढ़ते आगे। क्या द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कैसा होता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल, चलो तो मैं आपको यहीं पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो शेप होता है बेसिकली, ठीक है, मैं वो प्लस माइनस और लोन पेयर नहीं बनाया, तो कैसे ऐसा होता है, तो ये बेंट होगी, ऐसे कहते हैं हम लोग बेंट, तो ये हो जाएगा बेंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर सवाल है,
CH4 का संकरण क्या है? तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CH4? ठीक है, हम आ गए अपने सवाल पे। इसमें हमने पूछा था कार्बन का बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन। तो CH4 है ये, और इसमें तो कार्बन हमारा है सेंट्रल एटम, और कार्बन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ठीक है, तो जब अगर हम इसके कार्बन के ग्राउंड स्टेट की बात करें, कार्बन का बोल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा हमारा? तो हमारा ग्राउंड स्टेट कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, और अगर मैं इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो ये कुछ हमारा एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है हमारा बेसिकली 2s, ये हमारा 2p। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो ये हमारा आ जाएगा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया sp3। आंसर निकाला था sp3, तो एक सेकेंड, sp3 ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट, तो आपको ये भी याद रखना स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, फॉर द प्रोसेस ऑफ अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, बेसिकली पूछा है जब आइसोथर्मल होता है तो करेक्ट कंडीशन क्या होना चाहिए। तो चलो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो मैं आपका इसका आंसर दे दूँ। आइसोथर्मल मतलब क्या है? देखो आप इसे ऐसे पढ़ो, आइसोथर्मल को, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर सेम होगा तो उसका डेल्टा टी 0 होना चाहिए, क्योंकि चेंज इन इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। तो अब अगर आप डेल्टा निकालोगे उसका चेंज इन, तो चेंज तो आपका 0 आएगा, सॉरी, तो डेल्टा टी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, Q इज इक्वल टू 0, ये हमारा होता है बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमसे पूछा था आइसोथर्मल कंडीशन के लिए। ठीक है, चलो अब आगे हमारा 20 नंबर सवाल, एक सेकेंड, यस। फॉर द रिएक्शन ऑफ 2Cl गैस से 2Cl गैस पे जाता है, तो द साइन ऑफ डेल्टा H और डेल्टा S, ठीक है, ये हमें बेसिकली निकालता है। डेल्टा H मतलब चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा S हमें निकालना है। तो चलो अगेन इसको मैं आपको पेज पे समझा देता हूँ। ये था हमारा सवाल, हमसे वैल्यू पूछा था डेल्टा H का साइन क्या होगा और डेल्टा S का। तो देखो ये गैस, इस 2Cl ये गैस के फॉर्मेट में दिया है। Clg नहीं पढ़ लेना भाई, वो ब्रैकेट बंद करना भूल गया। और Cl2, तो आपको पता है ना कि ये जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म होती है स्टेबल फॉर्म एज कंपेयर टू, अगर इससे कंपेयर कीजिएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है। और कभी भी अगर स्टेबिलिटी आती है तो हमारा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होगा तो ये जो डेल्टा H है इसका मान हमारा आज हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये डेल्टा H हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करें एंट्रोपी के बारे में। ठीक है, तो ये जो डेल्टा S है इसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, और ये जो होता है एंट्रोपी, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रैंडमनेस के। ठीक है, सेकेंड स्पेलिंग सही लिख दूं। रैंडमनेस मतलब क्या हो गया? रैंडमनेस मतलब हो गया हमारा बेसिकली अनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमें तो पता है ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है, और स्टेबल के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये मॉलिक्यूल अगर स्टेबल हो जाएगा तो ये एंट्रोपी हमारा घट जाएगा, सिंपल सा बात है। अब हम ऐसे याद रखेंगे, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो आप ऐसे याद रखें, जो एलिमेंट अगर स्टेबल हो जाएगा तो उसका एंट्रोपी गिर जाएगा, और एंट्रोपी गिर जाएगा तो हमारा माइनस में जाएगा। तो बेसिकली ये जो डेल्टा S हो गया ये भी नेगेटिव हो गया, और डेल्टा H भी नेगेटिव हो गया। इसके लिए हमने निकाला था, दोनों नेगेटिव थे। ठीक है, तो चलो भाई कहाँ है नेगेटिव? यहाँ पे है नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, द क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। तो मैं इसको आपको यहीं पे समझा देता हूँ, याद रखें आप। स्पॉन्टेनिटी के लिए ज़रूरी है डेल्टा S पॉजिटिव, और डेल्टा G मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मार लेते हैं, ये तो ऑप्शन गया लेस देन 0, ये है, तो सी इज़ राइट आंसर। 22 नंबर, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी के संदर्भ में यू क्या दर्शाता है? इन द रिलेशन H इज इक्वल टू यू प्लस वी पी, यू क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यू बेसिकली इसे भी आपको याद ही करना पड़ेगा, फॉर्मूला है ये, यू रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23 नंबर की ओर ना। हाँ,
इन CaCO3 सॉलिड से ये चल जाता है CaO प्लस CO2। द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेसिकली हमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन पूछा, तो चलो पेज पे अगेन यहाँ वहाँ पे इससे सॉल्व हम आगे क्वेश्चन पे अपने। ये हमारा CaCO3 सॉलिड में है, ये टूट जाता है हमारा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमसे Kc का वैल्यू पूछा था बेसिकली। तो जब भी आपको Kc निकालना हो, तो Kc आपको जब भी निकालना हो तो आप एक बात हमेशा याद रखें, कंसंट्रेशन हम लेते हैं किसका, जब हम Kc निकालते हैं तो सिर्फ गैसियस स्टेट का कंसंट्रेशन लिखते हैं और किसी का कंसंट्रेशन नहीं लिखते। तो ये देखो ये सॉलिड है, तो इसका हम कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, इसका हम कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे। गैस ये है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम कंसंट्रेशन लिखेंगे CO2, ठीक है, बाय प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कोई गैसेस कोई है ही नहीं और गैस में तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये बेसिकली यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर CO2। हमारा आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी CO2। 24 नंबर सवाल है द कॉन्जुगेट ऑफ एसिड H2O विल बी। तो चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम में से क्वेश्चन में बोला है H2O एसिड का, बेसिकली H2 तो वाटर होता है, कोई बात नहीं, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो एक बात आप याद रखें, H2O में जब आप प्लस करते हैं H पॉजिटिव तो ये इसका निकलता है कॉन्जुगेट। तो हमको यही एसिड वाला कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम प्लस कर देंगे। तो आप जब प्लस करोगे तो ये यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया 3, ठीक है। और O को आप O उतार दोगे, एक सेकंड ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये आप H3O लिख दोगे, और चूंकि इस पे H पॉजिटिव का साइन था इसलिए आप यहाँ पे रख दोगे H पॉजिटिव। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कॉन्जुगेट ऑफ H2O एसिड निकाला था H3O पॉजिटिव, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। सेकंड है हमारा assuming the complete dissociation calculate the pH of the 0.0001 m HCl सॉल्यूशन। तो चलो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं पेज पर। तो यह क्वेश्चन HCl का हमसे पूछा है बेसिकली pH, और कंसंट्रेशन हमारा दिया हुआ है ये 0.000 m 0001 m। तो हमारा pH का फॉर्मूला हम जानते हैं, pH इज इक्वल टू होता है माइनस के लॉग टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो देखो जो HCl होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये पूरा टूटेगा H, जो H पॉजिटिव और प्लस ये Cl नेगेटिव में टूटेगा और ये 100% टूट जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला, तो इसका भी कंसंट्रेशन हमारा आ जाएगा 0.0001 और सेम इसके लिए भी वही होगा 0.001 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम फॉर्मूला पे बैठा दें इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन हमारा कितना था 0.0001, ठीक है, ये था। तो आप यहाँ लिखोगे फिर माइनस लॉग 0.001 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर -3, और ये 10 का पावर -3 इधर आके माइनस से -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो pH का वैल्यू आ गया हमारा 3। दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन के लिए हमने निकाला था 3 राइट आंसर, तो 3 लेट्स टिक 3, तो C इज राइट आंसर। नंबर 26 में हमसे पूछ रहा है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2O ऑन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। हम आगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए पेज पे देखो जो लीच-एटलिस प्रिंसिपल है वो देखो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग टू लीच-एटलिस प्रिंसिपल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज्ड देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम में वो शिफ्ट किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आप यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था कि H2 को ऐड करने, तो आप जान लो अगर आप H2 को ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारा ये जो रिएक्टेंट है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, रिएक्टेंट इंक्रीज देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये आप याद कर ले, बेसिकली पूछ सकता है, आपका थ्योरम दे सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। 27 नंबर हमारा सवाल है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2SO4। तो अगेन चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। हम आ गए हैं पेज पर और हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का निकालना है, ठीक है। तो इसे हम लोग मान लेंगे X। तो H के लिए होता है 1, H हमारे पास कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
प्लस एक्स। ऑक्सीजन के लिए हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेसिकली -2, और कितना ऑक्सीजन है 4, और ये हम लोग यहाँ लिखेंगे 0, क्योंकि ये देखो, क्योंकि जो H2SO4 है ये एक न्यूट्रल एटम है, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा। अगर यहाँ ऊपर हम अगर -2 रहता तो -2 लिखते हैं। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 + x - 8, और ये हमारा x = हो जाएगा +6, तो +6 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया किसका, फॉर सल्फर। ठीक है, आंसर आया था 6, तो 6 इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशनल टेंडेंसी। ठीक है, तो चलो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इन चारों में से कौन सा वो है जो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करेगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ डिसप्रोपोर्शन मतलब क्या होता है। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है ना, कि वो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और वो रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने निकाला है 1357 इसमें। ठीक है, बेसिकली मैंने पहले निकाल लिया ताकि अगर निकाल कर दिखाऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको H2SO4 का निकालना सिखाया था, आप वो तरीका ला के निकाल लेना आ जाएगा। देखो क्लोरीन का हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 से 7 तक होता है। जो पहला ऑप्शन था ClO-, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकला 1, ये -1 से 7 के बीच में, तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। उसी को ना बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल एलिमेंट, उसी को बोलते हैं रिएक्शन जो रिड्यूस भी हो जाए और जो ऑक्सीडाइज भी हो जाए उसको। तो ये देखो ये 1 से तो बढ़ सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, 1 से -1 0 भी हो सकता है, रिड्यूस हो जाएगा, तो ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है। बट हमसे पूछा था नहीं, ये 3 है, देखो ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो ये भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में है। बट हमसे पूछा था जो नहीं होना चाहिए। अब ये देखो x = 5, ये भी 5 से 6 होता है, 7 हो सकता है, घट भी सकता है, 3 to 0 भी हो सकता है, तो ये भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है। बट हमसे पूछा था नहीं, ये तो जो 7 है इसमें बेसिकली जो दोनों हो सकता है, वो जो दोनों हो जाए उससे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। ये जो 7 है ये बढ़ नहीं सकता, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। बट डिसप्रोपोर्शनलाइजेशन क्या होता है, जो दोनों हो सके, ये दोनों नहीं हो सकता, ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, इसीलिए इसमें नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर हमारा ClO4- जाएगा। निकला था ClO4-, इसे हम टिक कर दें। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा आ गया है द IUPAC नेम ऑफ CH3 होल थ्राइस CCl इज। तो चलो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन, हमसे ये जो है CH3 होल थ्राइस CCl का हमसे IUPAC नेम पूछा है। तो ये हमारा देखो स्ट्रक्चर C, ये जो कार्बन एटम है, सेंट्रल एटम C है, और एक यहाँ पे Cl है, और ये जो 3 CH3 है तो CH3 CH3 CH3। अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो तुम एक बात देखो, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है और ये मिथाइल है, इसको मिथाइल कहते हैं। तो अब अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग अनुसार ये तो 2 नंबर पे है, तो पहले B आता है, पहले M। तो मिथाइल को आप M से लिखोगे और आप क्लोरीन को आप C से लिखोगे। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले C आता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 2 क्लोरो, CHLORO, 2 क्लोरो, फिर लिखेंगे हम लोग 2, यहाँ क्या है मिथाइल, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मिथाइल, ये हमने लिख दिया मिथाइल। और ये 3 कार्बन का चेन है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लगा देंगे सफिक्स N। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ जाएगा, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा ये, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द राइट आंसर। इसका आंसर हमने लाया था 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इज आवर राइट आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन विल बी। तो चलो इसके लिए पेज पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम आगे अपने सवाल की ओर। इसमें बेसिकली हमसे पूछा कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो ये है बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, और ये इसका ड्राइंग। ठीक है, तो आप एक बात रखो, याद रखो, कभी भी अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर कभी भी डबल बॉन्ड होती है तो उसमें 1 सिग्मा 2 बॉन्ड होते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा 2 बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, सॉरी। तो अब और इसको याद करने का ट्रिक क्या है ना, कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड एकक है और जितना बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा वो पाई में चले जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है,
तो हमें यहाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो चलो काउंट कर देते हैं हम। तो पहले हम काउंट करेंगे टोटल बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाहर के 6, तो 9 + 6 = 15, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दें, मैंने आपको क्या बताया था, अगर डबल बॉन्ड कहीं भी होता है तो वहाँ एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो मतलब यहाँ पे एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सिग्मा होगा, पाई होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सिग्मा होगा, पाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमारे पास कितना हो गया, 3। टोटल बॉन्ड हमारे पास है 15, पाई बॉन्ड है हमारे पास 3, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे हमारे पास 12। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। का आंसर लाया था 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड। हमसे पहले सिग्मा पूछा है तो पहले 12, उसके बाद 3, तो 12 एंड 3, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सवाल है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन H2C डबल बॉन्ड O विल बी। तो चलो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। आगे हमारा हम अपने सवाल के पास, ये हमारा सवाल H2C डबल बॉन्ड O, ये है, ये सवाल था हमारा। इसका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। बेसिकली हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताने से पहले हम इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा। और मैंने यहाँ देखो टेबल में आपको बताया था कि कभी भी अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई होता है। तो वापस आओ यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसे हम सिग्मा मान लेते हैं, इसे हम पाई मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया हमारे पास, 3। टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या हो गया, 3। तो एक चार्ट तुम हमेशा ये याद रखना, यहाँ देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन कार्बन। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो हमारे पास यहाँ पे देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड आया ना, तो इसका हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। भाई अगर 4 होता तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 आ जाता, ठीक है, sp2। तो sp2 को लेट्स टिक कर लेते हैं हम लोग, चलते आगे। 32 नंबर सवाल है हमारा। 32 नंबर हमारा सवाल हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफिल। तो भाई इसका आपको याद रखना पड़ेगा, जो क्लोरीन एटम होता है ये न्यूक्लियोफिल की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ठीक है, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फाउंड इन, ये है आपका फॉर्मूला दिया गया है CH3 CH2O CH2 CH3 एंड CH3O CH2 CH2 CH3। तो इसमें कौन सा टाइप का हमारा आइसोमेरिज्म पाया जाता है। तो इसमें भी आपको याद करना पड़ेगा, ये तो डाटाबेस का है, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। इसमें बेसिकली हमारा पाया जाता है ये मेटामेरिज्म। आगे बढ़ते हैं अपने 34 नंबर सवाल की ओर। द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप्स रिलेटेड हो गया। बेसिकली हमें इसमें से पूछा है कि किसे हम नहीं कह सकते एज इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। तो एक बात जानो, इसमें ना ये एक विथ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कितना, 35 नंबर सवाल ना, हाँ 35 नंबर सवाल है हमारा ये कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इसको अगर इसका नाम लेके बोले तो इसका नाम है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा है हमारा, क्वेश्चन पूछा जब ये जो CH3CH है यह प्रोपेन, तो प्रोपेन प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलके एक सब्सटेंस बनाता है जो A है, और तो ये A क्या है, तो आप इसे डायरेक्ट याद कर ले, ये समझे, आप इसे याद कर लोगे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये होता है हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 36 नंबर। इसके बाद देखो आपका ना सिर्फ फैक्चुअल डाटा, मतलब ये याद करने वाला सवाल टाइप में है। ये देखो क्वेश्चन पूछा हमारा अगला कि द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन गिव्स। देखो अगेन आपको ये याद ही करना पड़ेगा कि जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं टू इथाइन में इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी रहता है 333 केल्विन पे, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है बी
CH3CHO। आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये सब तुरंत याद हो जाएंगे। दिक्कत है कि आपने अच्छे से पढ़ी नहीं है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। कोई भी सिस्टम को एरोमेटिक होने के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी होनी चाहिए? तो साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और अदर मैंने ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। मिस्टेक हो गया मेरे से, गलती से, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, एक सेकेंड, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। हो जाता है यार गलती, मैं भी आदमी हूँ। ठीक है, ये देखो, ये तो मतलब क्या ही है, ये रिएक्शन दे दिया। ये एक स्पेशल रिएक्शन पढ़ना होता है हमें। ये इसके रिएक्शन के बारे में बोला है। CH3Cl+2Na ClCH3 ड्राई ईथर का प्रेजेंस में जब हम लोग डालेंगे तो ये बनता है। इस रिएक्शन का क्या नाम है? तो रिएक्शन का तो नाम आपको याद करना पड़ेगा, रट लो इसे हम लोग कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ठीक है, 39 नंबर सवाल हमारा आ गया है। एक सेकेंड, 39 नंबर पे ही है ना हम। 39 नंबर सवाल हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका बेसिकली ये जो होता है ना, डिस्टिलेशन, इसका चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है, हियर वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। पूछा हमारा क्वेश्चन हमसे कि क्या है क्वेश्चन? द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो अगेन ये सारा रिएक्शन है, आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या देता है हमें? तो हमें देता है ये इथाइन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो भाई ये थे आज आपके 40 MCQ केमिस्ट्री के। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट भी ज़रूर करें, और कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए वो भी ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो मिलता हुआ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।